आप स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हो, आपने बॉलीवुड मूवीज़ करी, इतने अच्छे एंटरटेनमेंट जोन को छोड़ करके आपने गांव के अंदर एक पहला ऐसा एक सैनिक स्कूल बनाया जहां पर एनडीए की तैयारी कराते हैं। मेरा ना पहली बार में मूड सा खराब हो गया। मैं दुबई जब गया तो एक दिन हमारा शो था, फिर एक दिन रेस्ट था, फिर अगले दिन शो था। तो जिस दिन रेस्ट था वो बोले चलो आपको डेजर्ट सफारी करा के लाते हैं। मैं अफ्रीका में एक जगह गया तो वहाँ गाना चल रहा था, पल्लो लटका गोरी को पल्लो लटका। हाँ, मैंने खड़का दिया कुंडा, तो बोले यस। वो बातचीत करी थोड़ी, तो वो बोले जी आजकल तो बोल्ड बहुत ज़्यादा हुई है कॉमेडी के। जब तक किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, गालियाँ नहीं देंगे, तब तक वो कॉमेडी ही नहीं लगती है। आप हनुमान चालीसा जो लगा हुआ है ना यूट्यूब पे, उसके 275 मिलियन व्यू हैं, वो भी तो किसी ने देखा है। सोशल मीडिया भी हमारा बहुत पीक पे चल रहा है, किसी को भी स्टार बना देता है, किसी को भी मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट दबा रह जाता है, और जो नालियों में गिर रहे हैं, कुछ भी हरकत कर रहे हैं, वो पॉपुलर होकर स्टार बन जाते हैं। आपको याद होगा प्रिंस नाम का बच्चा एक खड्डे में गिर गया था ट्यूबवेल के बोरवेल में, और पूरे वर्ल्ड का मीडिया ने कैमरा लगा दिया था। आज कहाँ है वो? हम देखते हैं रियलिटी शो, उसमें कभी कभी होता है कि बीच में कोई पंगा हो गया, जज गुस्सा कर गया, किसी ने उल्टा बोल दिया। तो ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं या रियल कंटेंट होता है सर ये? और वो शो बहुत वल्गर हो गया था। मतलब 3 सीजन तो थे ओके, चौथे सीजन में वो बहुत ज़्यादा वल्गरिटी आने लगी थी। वैसे सर आपके शहर में क्या ज़्यादातर चलता है? वहाँ पर कमल खिलता है या फिर हाथ ज़्यादा चलता है? हम शो करने गए, वहाँ सिर्फ 75 लोग थे। इंडो रामा ग्रुप का नाम था, वो मालिक इंग्लैंड का, लेकिन वो राम से और इंडिया से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी कंपनी का नाम रखा इंडो रामा। क्योंकि वो जिस भी कैरेक्टर में घुसते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो कैरेक्टर में नहीं है, वो ही है। जैसे उन्होंने आमिर खान का किया तो लगा कि ये आमिर खान ही बैठा हुआ है। तो मुंबई में ना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है। घर ले लिया, फ्लैट ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, किराए पे दे दिए, चाहे कितने बड़ा स्टार क्यों ना हो। इसके अलावा वो नहीं था। तो अब सुबह भी शो हो रहा है, शाम को भी शो हो रहा है। इतने पैसे आ रहे हैं जितने कभी देखे नहीं थे, जितने कभी सोचे नहीं थे। सर आपने इंडिया और इंडिया के बाहर विदेश में बहुत सारे शो करे हैं, तो सर आपको ज़्यादा ऑडियंस कौन सी अच्छी लगी? इंडिया की ऑडियंस लगी या बाहर कंट्री की? सर बाहर कंट्री में भी ऑडियंस तो इंडियन ही होती है। जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर हमें वो बुलाते हैं। गुजराती भाई जो बाहर रहते हैं वो ज़्यादातर हमें बुलाते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि ये हमारे देश से हमारे प्रदेश से आया है यहाँ पे कोई चल के। और हमें भी अच्छा लगता है कि यार इन्होंने अपनी एक नई दुनिया यहाँ दूसरे देश में बसा रखी है। तो काफ़ी अफ्रीकन कंट्री के टूर भी हुए, और मैं लगभग 22 देशों की यात्रा। कौन सी कंट्रियाँ कवर करी हैं सर आपने? लगभग सर ये मतलब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये यूएई के काफ़ी कंट्री, शारजाह, दुबई, थाईलैंड, और उसके बाद अफ्रीकन के काफ़ी कंट्री, नाइजीरिया, और इस तरह से इस्तांबुल जो है रशिया में। लगभग ज़्यादातर मेन कंट्री आपने कवर कर दी। जी जी। सबसे ज़्यादा मज़ा सर कौन सी कंट्री में आया आपको? सर मेरा मेन फोकस तो दिहाड़ी पे रहता था। मेरे को ये नहीं था कि मैं विदेश में जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा ना पहली बार में मूड सा खराब हो गया। मैं दुबई जब गया तो एक दिन हमारा शो था, फिर एक दिन रेस्ट था, फिर अगले दिन शो था। तो जिस दिन रेस्ट था वो बोले चलो आपको डेजर्ट सफारी करा के लाते हैं। तो शाहजहाँ रोड पे 1 घंटा चलने के बाद राइट मुड़े तो रेत के टिल्ले, वहाँ पे वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, गाड़ियाँ दोरों के अंदर लेके घूम रहे हैं, और वापस वहाँ से खाना खा के चल पड़े। तो मैं कहा यार वो डेजर्ट सफारी, तो बोलो अभी क्या करके आए? यही तो करके आए हैं। तो मैं, ये तो हम गांव से खेत और खेत से गांव रोज़ ही करते हैं। ये तो रोज़ घास काट के लाते हैं, जीप में भी जाते हैं, ट्रैक्टर में भी जाते हैं। तो इसका अब मैंने वहाँ डेजर्ट सफारी ट्रैक बनवाया गांव में। हमारे वहाँ 200-250 गाड़ियाँ आती है हर संडे। हमें पता ही नहीं था कि ये रेत इतनी कीमती है, जिसको लोगों ने बेकार समझ रखी थी। तो फिर मैं सोचा यार ये अपने वाले जैसा ही माहौल है ज़्यादा। हमारे जो है ना हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ फॉरेस्ट भी है, दलदल भी है, अपने आप ज़मीन में से पानी निकलता है, वहाँ गग्गर नदियाँ हैं, और जो ये नहरों का वो अलग है, जंगल भी है। तो हर वो क्लाइमेट है जो दुनिया में होना चाहिए। आर्मी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग हब है वो, हमारे गांव से लेके महाजन रेंज तक।
तो बचपन से ही हमने अड़ोस पड़ोस में आर्मी देखी, इसीलिए जो सैनिक स्कूल वाला दिमाग में ना वो इसीलिए इसीलिए आपने खोला। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब वहाँ का जो रहन सहन, जो वहाँ का कल्चर, रीति रिवाज, वो थोड़े मतलब है ऐसे आनंद वाले। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ से अपने कल्चर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं अफ्रीका में एक जगह गया तो वहाँ गाना चल रहा था, पल्लो लटके गोरी को पल्लो अफ्रीका लटके। में? हाँ, मैंने खड़का दिया कुंडा, तो बोले यस, वो बातचीत करी थोड़ी, तो वो बोले जी हमारे कोई दादा लड़दादा को काले पानी की सजा में यहाँ छोड़ गए थे, हमें पता नहीं हम राजस्थान में कहाँ के हैं। इंडिया से वहाँ छोड़े गए थे? हाँ, हमें पता नहीं हम इंडिया में राजस्थान कहाँ है और राजस्थान कहाँ के हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं घर में भाषा खानदानी जो चली आ रही है वो ऐसा बोलते हैं कि ये मारवाड़ी राजस्थानी भाषा है। तो वो उस टाइम वहाँ गए, वो आज भी वो राजस्थानी भाषा ही बोल रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना हिंदी और ये कुछ नहीं आता, वो वहीं की वो भाषा में करते हैं। ऐसी एक जगह हम गए शो करने, तो वहाँ हमारे आगे पीछे 8 आर्मी की गाड़ियाँ, तो और जहाँ हम शो करने गए वहाँ सिर्फ 75 लोग थे। इंडो रामा ग्रुप का नाम था, वो मालिक इंग्लैंड का, लेकिन वो राम से और इंडिया से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी कंपनी का नाम रखा इंडो रामा, और उसकी शर्त है कि सिर्फ इंडियन कर्मचारी होने चाहिए और कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अफ्रीका में प्लांट, मालिक इंग्लैंड का, नाम इंडियन, इंडो रामा, और एम्प्लॉय इंडियन। तो वो थोड़ा खतरनाक एरिया था, तो वहाँ पे फिर वो हमें मतलब ऐसे मुख्यमंत्री वाली फीलिंग हो रही थी। 4 हमारे आगे गाड़ियाँ, 4 पीछे आर्मी के एकदम बड़े कमांडो, एकदम ब्लैक हाइट के स्टैंड गने टंगी हुई, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ, तो वो हमारे इंडियन जो थे उन्होंने बोल दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे लाफ्टर शो कराएं। मैं और चंदन प्रभाकर गए थे शायद उसमें, तो अच्छा लगा सर, बाहर दुनिया देखने का भी मौका मिला। मज़ा लेकिन अपने देश में ही आया आपको, अपने लोगों के बीच में जी। और मतलब आपकी सर सिंप्लिसिटी देखो, उसमें भी आप बता रहे हो दिहाड़ी पे ही गए थे हम। हाँ, ये नहीं था ना कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिलते तो नहीं जाते। नहीं, फिर भी एक कलाकार, एक आर्टिस्ट सर ये बोलता है कि हाँ हमारा शो था बाहर, तो वहाँ शो पर गए थे, हमारा था एक पैकेज था महीने का, दिन का, हफ्ते का, कुछ भी और आप दिहाड़ी। प्राइवेसी बहुत है ना सर। आजकल जो कॉमेडी होती है और जो 90s से शुरू कॉमेडी का दौर हुआ था, उसमें आपके हिसाब से कितना बदलाव आया है? सर उस टाइम ना कॉमेडी में नौटंकी ज़्यादा थी, किसी ने मूंछ छोटी रख ली, नाक बड़ा बना लिया, पेट फुला लिया, गिर गया, पड़ गया, उठ गया, वो कॉमेडी को ज़्यादा महत्व देते थे। अब कॉमेडी में टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है, कुछ पंच ऐसा आना चाहिए जो लगे एकदम कि हाँ यस कुछ खटाक करके हुआ है, तो काफ़ी फ़र्क है। अब ऐसे हर छोटी मोटी बात पे, या हाँ बच्चे हंस सकते हैं, लेकिन बड़े को अगर हंसाना है तो उसके लिए कुछ ऐसे जो पंच है वो खटाका होना चाहिए कि तभी उसको हंसी आएगी। तो अब थोड़ी सी शार्पनेस आ गई कॉमेडी में, थोड़ा और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई कॉमेडी, छोटी मोटी बातों पे हंसी कम आती है, थोड़ा अच्छा पंच हो तभी आता मज़ा। बिल्कुल, आजकल तो और जो आज का दौर आ गया है सर, बिल्कुल, जिसमें आजकल तो बोल्ड बहुत ज़्यादा हो गई है कॉमेडी के। जब तक किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, गालियाँ नहीं देंगे, तब तक वो कॉमेडी ही नहीं लगती है। हाँ। उसमें आपका सर क्या कहना है? देखो सर, दुनिया ना हर चीज़ देखती है कि आप हनुमान चालीसा जो लगा हुआ है ना यूट्यूब पे, उसके 275 मिलियन व्यू हैं, वो भी तो किसी ने देखा है। आप बोर्ड लगाओगे, वो भी दुनिया देखती सारी चीज़ें हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा आज 4 साल से रूपनाथ सीरीज चल रही है और पूरा ऐसा सीरीज है कि फैमिली के साथ बैठ के ही वो देखी जाए तो ही उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे करना एकदम साफ सुथरा है, चाहे कम आ जाए व्यू, लेकिन वो भी उतना ही चल रहा है जितने मतलब जो बोल्ड वाली कॉमेडी है वो भी नहीं चलती। तो वो तो आपके बोल्डनेस में भी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है तो वो भी चलती है, अच्छी धार्मिक चीज़ में भी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, अच्छा तरीका है तो वो भी चलती है। दुनिया सब चीज़ देखती है। जैसे सर आजकल समय रैना का भी शो आया था, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उनका शो भी बैन कर दिया था। मतलब बोल्ड कंटेंट रहता है, गालियों से भरा हुआ रहता है, या फिर किसी सामने मेल हो या फीमेल हो उनकी इंसल्ट करने का एक मेन कंटेंट उनका ही रहता है। तो इसमें आपका सर क्या राय है, क्या कॉमेडी है या फिर ये बस? मेरे ख्याल तो ऐसी बातों का जिक्र ही नहीं करना चाहिए जिसका समाज में कोई योगदान नहीं हो, देश में कोई योगदान नहीं हो, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अब ये कौन है मैं नहीं जानता समय रहना, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कल को इसके बच्चे होंगे, इसकी भी बहन होगी, इसके माँ बाप होंगे, वहाँ ये नहीं कह सकता कि ये मेरा शो आप देखना। तो फिर क्या फ़ायदा है जब आप अपने परिवार को ही नहीं दिखा सकते, तो फिर उसका आपके कलाकार बनने का या आपकी फैक्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा हुआ?
एक सर आजकल सोशल मीडिया भी हमारा बहुत पीक पे चल रहा है, किसी को भी स्टार बना देता है, किसी को भी मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट दबाया जाता है और जो नालियों में गिर रहे हैं, कुछ भी हरकत कर रहे हैं, वो पॉपुलर होकर स्टार बन जाते हैं। जैसे कुछ नाम है, पुनीत सुपरस्टार, डॉली चाय वाला। इसमें सर आपकी क्या राय है? नहीं सर, ऐसा है, देखो किसी के है ना फेम लिखा हुआ होता है ना, वो उसको मिलता है, जिसको हम अक्सर किस्मत कहते हैं। आपको याद होगा प्रिंस नाम का बच्चा एक खड्डे में गिर गया था ट्यूबवेल के बोरवेल में, और पूरे वर्ल्ड का मीडिया ने कैमरा लगा दिया था, कवर किया था। आज कहाँ है वो? तो वो उसको 2 दिन के लिए पब्लिसिटी लिखी हुई थी, इतने वर्ल्ड फेमस पब्लिसिटी लिखी हुई थी उसके। बहुत बार आपने देखा होगा न्यूज़ आती है कि कल बाइक से गिरे और एक मरा राकेश कुमार। अब राकेश कुमार का अखबार में छपना लिखा हुआ था, चाहे मरने के बाद लिखा हुआ था, उसको वो पब्लिसिटी लिखी हुई थी, वो मिली। और जो काम का मैं कह रहा था ना भी, जो भी आप इतना दिल मन से जब करते हो, एक ही एक चीज़ का रट्टा चलता है ना 2-4 साल 5 साल बाद, तो वो अपने आप ही कायनात फिर साथ देनी शुरू कर देती है। तो डोली चाय वाला जो चाय का काम करता है, वो कितना दिल से, कितना मगन लगन से करता है कि भगवान मजबूर हो गया उसको फेम करने के लिए। तो ऐसे है कि फेम करना लिखा है, बहुत सारे और बहुत बुरे काम करके भी फेम होते हैं, नशा तस्करी में पकड़े जाते हैं, लेकिन फेम लिखा हुआ। अब फेम आप कहाँ हो रहे हो, समाज आपको क्या अच्छा बताएगा, क्या बुरा बताएगा, वो आपको सोचना है। तो कई क्या है, फेमस होने का लालच इतना कर लेते हैं कि चाहे वो कहीं भी हो जाए, बस फेमस हो जाए, तो वो फिर सामाजिक नुकसान है। बिल्कुल, जैसे आजकल से लड़कियां भी कुछ भी फेमस होने के लिए एक्टिविटी सोशल मीडिया पे करती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, अब उनको मतलब ये भी देखना है ना कि हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में भाई बहन है, माँ बाप है, क्या हम वो रील उसको दिखा सकते हैं? क्या हम उसको लिंक भेज सकते हैं कि वो करना? क्या वो माँ बाप आगे किसी को बोल सकता है कि ये हमारी बेटी है, देखना आप? तो वहाँ पे फिर जहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, तो फिर उसका क्या फायदा? आपने जैसे बहुत से रियलिटी शो करे हैं, हम देखते हैं रियलिटी शो, उसमें कभी कभी होता है कि बीच में कोई पंगा हो गया, जज गुस्सा कर गया, किसी ने उल्टा बोल दिया, तो ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं या रियल कंटेंट होता है सर? ये कुछ स्क्रिप्टेड होते हैं, कुछ कुदरती हो जाती है। वो घटना इतनी अच्छी होती है कि वो उसको रख लेते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे ये कोई पहले से कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं होता भी इसने गाली देनी है, इसने वो देनी है। 90% कुदरती हो जाते हैं। और जो ऐसा लगता है ना कि हाँ ये बोला, ये जवाब दिया, वो स्क्रिप्टेड का भी पता लग जाता है कि ये स्क्रिप्टेड है। नहीं, कुछ कुदरती होती है घटना, उसको या तो पूरी काट देते हैं या उसमें से कुछ अंश रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ दिस इज़ द रियलिटी शो। आपके शो में भी सर एक बार हुआ था, आप आए थे और आपने जज को बोला था, भाई मैं इन दोनों को मैं विनर्स घोषित करता हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ क्योंकि XYZ, बहुत पुरानी बात है, शायद आपको याद होगी वो, कि मैं बस ये शो तो छोड़ रहा हूँ। करिश्मा थे उस हाँ करेक्ट सर, वो तो हमारे पास अब तो डेली सुबह के शो, शाम के शो, एक अलग से चल रहा था कॉमेडी चैंपियन जो मैं होस्ट कर रहा था। तो अब शो में पैसे ज़्यादा मिलते हैं और उनका 2 दिन रिहर्सल, फिर 1 दिन शूटिंग, तो 3 दिन का काम हो जाता था। और वो शो बहुत वल्गर हो गया था, मतलब 3 सीजन तो थे ओके, चौथे सीजन में वो बहुत ज़्यादा वल्गरिटी आने लगी थी। तो करिश्मा तन्ना थी, वो गुजरात की है, गुजरात फैमिली से है, वो बोली जी ये तो जज नहीं रहा है, मैं घर वाले भी मना कर रहे हैं और किसी रिश्तेदार को भी कहिए क्या ऐसे घटिया, मतलब इतना भी है ना। तो मगर मेरे भी सेम दिक्कत है, मेरे तो मारवाड़ी ऑडियंस है जो शो करवाती है, तो मैं ये थब्बा नहीं लगना चाहता कि नहीं यार उसको मत बुलाओ, घटिया कॉमेडी करते हैं। तो वो हमने शो छोड़ना था। तो वो मगर जी हम फाइनल में फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, मगर जी उन्हीं को जिता दो, वो ठीक है। वो रियल था यानी कि आपका जो आपने छोड़ के जा रहे थे? जी, पर ऐसा वो जीवन में मेरे इतने 10-15 रियलिटी शोज के दौरान वो एक ही ऐसा किस्सा था जिसको निकालने बना था। बाकी कई जगह खींचा था, नहीं सच में भी होगी, कई जगह काट दी, कई जगह छोटी सी रख दिया उसका हिस्सा। जैसे सर कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ घटना? नहीं ऐसे नहीं, एक बार जसपाल भट्टी जी को भी मैंने बोल दिया था, कोई बात थी तो वो उनकी मजबूरियां थी, वहाँ के अगली टीम पूरी करने के हिसाब से उन्होंने कोई रिजल्ट दे दिया। तो वो फिर बाद में मेरे को बहुत बाद में फिर समझ में आया कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम करना है तो सभी इम्पोर्टेंट है। और मैं सीधा ये था कि जाके वहाँ लाफ्टर चैंपियन बना हुआ था, कॉमेडी सर्कस शो शुरू हो गया, तो भाई आपको ज़रूरत है तो आप बुला लो, अपना मुझे 2 पैसे चाहिए, आप 100 रुपये कम दे दो
पर जो जहाँ ज़रूरत है बोला मैं चक्कर काटना या मैं जाना या मुझे काम दो या नौकरी दो, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे 4-5 साल में जब तक लाफ्टर का कॉमेडी का दौर थोड़ा कम आना शुरू हुआ, उससे पहले इधर एजुकेशन लाइन में आ गए और शो मेरे चलते ही रहते हैं। फिर ऐसे दिख रहा था कभी टीवी सिनेमा ख़त्म हो गया था और टीवी ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि मोबाइल हर हाथ में आ चुका था। तो हमने फिर धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करना ही ठीक समझा। फिर आप सोशल मीडिया पे आप उतने दिनों की पब्लिसिटी लिखी हुई थी वो मिल गई, अब उसका पूंछ पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं है। जमाने के साथ चलो, कुछ नया करो, सोशल मीडिया के साथ बढ़ो आगे। और इसीलिए सर अब फिर सोशल मीडिया पे आपने आपका नाटक भी शुरू किया। जी जी। एक शो आता है सर कपिल शर्मा, तो आपने कभी सर सोचा है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से हटके मैं अपना भी शो लेके आता, ऐसा? नहीं सर, ऐसा ये उस टाइम ही था जब मतलब लाफ्टर कॉमेडी सर्कस हो गया था। उससे पहले प्रपोजल भी बनाए गए थे, प्रपोजल दिए भी गए थे चैनल पे, तो कोई ऐसे फिट बैठा नहीं। और मैं जब चंडीगढ़ इवेंट करता था तो कपिल शर्मा और हनी सिंह हर सैटरडे अमृतसर से चल के आते थे। उसका इतना स्टेज से लगाव था, मिमिक्री भी बहुत अच्छी वो करता था। फिर वो 1 में ऑडिशन दिया तो नहीं हो पाया, 2 में भी नहीं हो पाया, 3 में भी रिजेक्ट हो गया था, 3 में विनर रहा था कपिल मेरे ख्याल। तो उसका जो लगन थी, अगर पहली बार में सिलेक्शन हो जाता तो शायद वो आगे ना करता, लेकिन उसकी जो लगन थी वो लगी रही और कॉमेडी सर्कस में बहुत अच्छा पार्ट निभाया था उसने। तो ये मतलब ये नहीं कि सारे सचिन तेंदुलकर बन जाए, सारे अमिताभ बच्चन बन जाए, सारे कपिल शर्मा बन जाए। तो वो एक अलग जोन था, एक अलग वो था। बाकी हर कॉमेडियन हाजिर जवाब तो होता ही है, लेकिन अब ये जो फेम है, ये जो पब्लिसिटी है, ये लिखी हुई उसकी थी जी। कपिल शर्मा ने जैसे जो अपने टाइम पर एक कॉमेडी करी है, मिमिक्री करी है, और जो आज उनका शो आता है, आज तो वो काइंड ऑफ एंकर टाइप के बन गए हैं। जबकि जो एक सुनील ग्रोवर, वो आज की डेट में एक्चुअल में कॉमेडी करते हैं उनके शो पे। नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी तो करता है कपिल बीच बीच में, कहीं कहीं कोई टॉपिक को लेके वो एक आधा जोक जैसे रहता है। हाँ, 2-4 मिनट का ही होता है वो चंक। और सुनील ग्रोवर मतलब वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कह सकते, वो एक करेक्टर कॉमेडी है। करेक्टर कॉमेडी वो जो करता है ना, और क्योंकि वो इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से पास आउट है और मेरे गांव के नियर बाई का ही रहने वाला है, डब्बा वाली से है सुनील। तो मैं जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था 2000 में, तभी इसने इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से ये पास आउट हुआ था। तो थिएटर डिपार्टमेंट में, थिएटर में ये चीज़ें बड़ी ध्यान दिया जाता है कि आप जो गेटअप कर रहे हो, जो करेक्टर कर रहे हो, वो कितना रियल कैसे होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि रियल अगर थिएटर आर्टिस्ट, गेटअप आर्टिस्ट या करेक्टर आर्टिस्ट अगर कोई करता है तो वो सुनील भाई, क्योंकि वो जिस भी कैरेक्टर में घुसते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो कैरेक्टर में नहीं है, वो ही है। जैसे उन्होंने आमिर खान का किया तो लगा कि ये आमिर खान ही बैठा हुआ है। आपने भी सर कोई ऐसे कैरेक्टर करे हैं कभी, मिमिक्री कैरेक्टर? मेरा राजस्थानी अभी जो चल रहा है रूपनाथ, तो वो एक मतलब जो कैरेक्टर है वो चल रहा है। मिमिक्री के अंदर, स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं। मैं जो आपने बताया शुरू में, मैं खुद मेरे ऊपर ही सारा कॉमेडी करता हूँ। कैसे आदमी की सुबह से शाम तक दिनचर्या होती है, कैसे मेरा बचपन बीता, कैसे मैं काम रोजगार करते करते टीवी, फिल्म, एजुकेशन और मोटिवेशन शो तक पहुँचा, उसी के ऊपर कॉमेडी रहती है। सर सबका एक जैसे दौर होता है, एक टाइम आता है, और टाइम के साथ हर कोई अपने आप को अपग्रेड भी करता है। तो आपने भी कभी सोचा है सर कि मैं भी थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ आज की जनरेशन के हिसाब से? नहीं सर, वो एक सादे सभी सदे, सब सादे सद जाए। आपका एक जो जोन बना हुआ है ना, उसके बाहर आप कुछ करेंगे ज़बरदस्ती, तो वो मुझे नहीं लग रहा है जच पाएगा। फिर वो उसके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर ललित पे मजाक उड़ाना तो मैं नहीं उड़ा सकता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कि कहीं ना कहीं 1% तो ये होगा ना कि मजाक उड़ा के मैंने हंसाने की कोशिश की है, 1% तो कहीं ना कहीं तो ये होगा ना। तो और दूसरा, मैं बता दिया ना, एकदम जो नॉर्मल नेचुरल जो चीज़ें होती है उसी के ऊपर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, बनावटी बातों के बजाय। अगर मैं छिटाकसी करूँगा तो मुझे स्वाभाविक है बातें बनानी पड़ेगी, तो वो नकली बातों में मुझे मज़ा नहीं आता। अब क्या है, आज जो कॉमेडी चल रही है, वल्गर भी है, थोड़ा छिटाकसी वाला भी है, ताने भी मारने वाले हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीज़ मैं नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। नहीं, मेरे वाला जो तरीका है उसमें भी तो आज की चीज़ें आ सकती है ना, कि आज ईरान, इराक, अभी हमारा होली पे शो होना था, बहरीन, तुर्की और दुबई, 3 दिन पहले वहाँ मिसाइलें मार दी। तो मैंने पोस्ट लगाई, मगर ट्रंप की सप्तग्रहण समारोह में पहुँच नहीं पाया था, इसलिए नाराज़ था वो मुझसे। तो जिस कंट्री में ख्याली के शो हो रहे थे उस सब में उसने मिसाइल लगवाई है।
ट्रम्प अगर हिम्मत है तो छाती में मार के दिखा, उन देशों को क्या डरा रहा है। तो आज लेटेस्ट चीज़ें भी हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर तरीका वही रखते हैं। जैसे भी यार अगर ये हकीकत हो गया होता कि मेरा शो हो रहा है, अमेरिका उसमें नाराज है कि नहीं, खाली के शो जो गल्फ कंट्री कराएगा वहाँ मारेंगे, सोचो ऐसे होता तो क्या होता। तो अभी मैं एक और कल्पना कर रहा था कि आदमी जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद सारे संस्कार क्रियाक्रम सारे होते हैं, तो जन्म लेने से पहले भी तो कोई होता होगा ना, भगवान के यहाँ भी कोई मीटिंग चल रही होगी, कभी ये लेके आए हैं, कौन है जी, कि जी ये ललित नाम का बंदा है, इसको हम दिल्ली भेज रहे हैं, वहाँ पे इसने पैदा होना है, तो उसको ये पावर है कि वो देख सकता है भी यहाँ कैसा है। तो वो कहते हैं नहीं भगवान, इतनी भीड़ यार, पॉल्यूशन कहाँ दिल्ली में, इधर करो ना गोवा साइड में कहीं समुद्र किनारे घूमते रहेंगे। कहने नहीं, तेरा यहाँ ज़रूरत है, यहाँ तुझे कुछ करना है, कल को पॉडकास्ट शुरू करना है। कि घंटा पॉडकास्ट, अभी मोबाइल ही नहीं आया, अभी बैटरी चार्ज करने का कोई सिस्टम नहीं है। करे जब तक तुम पैदा होगा, बड़ा होगा, 9वीं 10वीं तक आएगा, तब तक मोबाइल आ जाएगा। तो एक बार हाँ तो कर दूँ, कह चलो मैं फिर पूछता हूँ, फिर इधर उधर वालों को पूछता घूम रहा है कि यार कैसे दिल्ली में कह रहे हैं भगवान के तेरे को 7 तारीख को दिल्ली पैदा होना, तो ठीक है, तो दिल्ली रह गया। तो आप कुछ किसी भी तरह की कल्पना कर सकते हो। ये लेटेस्ट भी होगी, आज के टाइप भी होगी, लोगों को मजा भी आएगा। ये कल्पना तो लेकिन बहुत अलग ही हो गई। ये तो आज मैं ही सोच रहा हूँ कि हाँ यार मैंने ऐसा करा है। आपने कहाँ कल्पना करी थी सर कि मैं राजस्थान में होके मुंबई जाऊंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा, फिर सारे देश में घूमूंगा, विदेश में घूमूंगा। मेरी कहानी लिख रहा था तो मैं नीचे देखा तो ऊँटों के ऊपर पानी लेके आ रहे हैं मटके से। तो मैं कहा भगवान वहाँ पीने का पानी नहीं है, कहाँ भेज रहे हो आप मुझे? कहते अरे जब तू पैदा होगा तब तक वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं कहा वो कच्ची सड़क है, वहाँ सड़क ही नहीं है चलने के लिए। बोले नहीं वो हो जाएगी वो भी, तो तेरे को उस गांव में पैदा होकर देश दुनिया में नाम रोशन करना है। मैं काय का नाम रोशन करना, स्कूल ही नहीं है वहाँ, कैसे करूँगा मैं बिना पढ़े लिखे? तो वहाँ कुछ आदमी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे खड़े हैं कि साहब हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कुछ करवाओ। कि चलो करवा देते हैं आपका। वो कहते वो देखो हो रही है नहीं तैयारियाँ स्कूल की, तो वहाँ हाँ तो भर पैदा होने की। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में टीवी सीरियल के लिए सोच रहा था कि वहाँ पे भी तो ऐसे होता होगा ना भाई, हाँ यार आगे जाके इसने क्या करना है। तो आज के लेटेस्ट दौर के भी आप उसी प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं कॉमेडी अच्छी। कभी सर किसी शो में आपको जैसे होता है ना कि एक ऑफर देते हैं कि यार आप बहुत फेमस हो और एक काम करो, आप थोड़े से अडल्ट जोक मारो, हम आपको डबल पैसा दे देंगे, ऐसा ऑफर आया कभी आपको? हाँ, पर मैं मना कर दिया, मगर मेरे से वो जचेगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सीधा मना ही कर देते हो आप, उसमें गए नहीं हो आप। पर सर दिहाड़ी तो उसमें ज्यादा बनेगी ना। भाई जिस बस में चढ़ना नहीं है उसका किराया क्यों पूछें? कभी कभी सर बस छोड़ के रेल में भी बैठता है, ट्रेन में भी बैठता है। हाँ, पर नहीं, मैं उसको न्याय नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। और सर कभी आपने पॉलिटिक्स के ऊपर जोक करे हैं? 2 कौड़ी की राजनीति है, मेरे करोड़ों के चुटकुले मैं ऐसे पॉलिटिक्स में सुनाने के लिए थोड़ी कॉमेडियन बना हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है सर, आपने सोचा हो जैसे बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं बाद में, तो आपने भी सोचा हो यार मैं इस पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलूंगा, बाद में मुझे ज्वाइन तो करनी है ये? नहीं ऐसा नहीं, मेरे साथ मुझे सारे लाड प्यार करते हैं। वहाँ हमारे जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे, मैं कई बार इनवाइट किया। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, कई बार इनवाइट किया। भजन लाल जी अब नए बने, बनते ही इनवाइट किया। यहाँ मैं केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बुलाया था। भगवंत मान तो हमारे साथी रह चुके हैं, अखिलेश ने हमें बुलाया, यादव ने। एक बार लालू जी जब रेल मंत्री थे तो तब मेट्रो यहाँ लॉन्च हुई थी, तो उसके लिए हमें पार्टी दी, सब कॉमेडियन को बुलाया कि आप इंटरव्यू में और बोलते हैं। तो वो मतलब मुझे इतना चाय पानी पूछ चुके हैं कि उनके खिलाफ बोलने का मन ही नहीं करता यार बेचारों की, और दुनिया घनी है इनको गालियां देने के लिए। पर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं अच्छा लगता, जाना ही नहीं आपको पॉलिटिक्स में। वैसे सर आपके शहर में क्या ज़्यादातर चलता है, वहाँ पर कमल खिलता है या फिर हाथ ज़्यादा चलता है? दोनों नहीं खिलते। अब श्री गंगानगर का इतिहास देखो, केदार जी 35 साल एमएलए रहे, वो दूसरी जो जन स्वराज पार्टी थी उससे। और अभी हमारे श्री गंगानगर में देश की आज़ादी से लेके अब तक कांग्रेस या बीजेपी सब लोग 2 ही बार आई है, बाकी कभी निर्दलीय, कभी दोनों रही नहीं है। अभी हमारे हनुमानगढ़ में भी कई जगह मतलब कांग्रेस कॉमरेडों की भी सीटें आई है। तो वो क्रांतिकारी एरिया है ना। वो ये नहीं है कि वहाँ हर साल 5 साल बाद कांग्रेस है तो बदल के बीजेपी ले आते हैं, बीजेपी है तो बदल के कांग्रेस ले आते हैं। तो वो खुद ही खड़े हैं। जी। तो हमारे एरिया है वो मतलब सच्चाई के साथ रहता है और हक के साथ रहता है। ये नहीं माहौल कभी यहाँ बीजेपी रहती है या कांग्रेस ही रहती है, ऐसा नहीं है। सर कभी अगर आपको कोई पार्टी ऑफर करे
या कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस, तो आप उसमें जाना चाहोगे वैसे? नहीं, आपने बोला ना कोई पार्टी ऑफर करे, वो शब्द तो अच्छा लगा। कोई पार्टी करने के लिए ऑफर करेगा तो मैं चला जाऊंगा। पर मेरे को मिला ऑफर पहले भी। हमारे वहाँ एक भादरा विधानसभा है, जाट बेल्ट है वो पूरा, तो मैं सारण जाट हूँ। तो मुझे बोले भी आप सेलिब्रिटी भी हो, आप जाट भी हो, आप युवा भी हो, आप वहाँ से, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टों का गढ़ है। तो बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने मुझे ऑफ़र किया, मतलब पिछले साल। तो मगर नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं प्रचार करने की इच्छा है, मैं आपका प्रचार कर दूंगा। हाँ, उनको ऑफर भी दिया था कि जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हो वहाँ कम दे देना, 100 रुपये दिहाड़ी कम दे देना। दिहाड़ी कम दे देना। हाँ, तो मेरा ऐसे मन नहीं, रुचि नहीं उसमें। पर लगा नहीं सर आपको कि एक पावर भी हाथ में आ जाएगी, और जहाँ भी मैं अपने गांव के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तब मैं और ज्यादा कर पाऊंगा? है ना सर, 200 विधायक है राजस्थान के, 200 के 200 मेरे को जानते हैं। मुख्यमंत्री मुझे बुला के इनवाइट करके घर पे खाना खिला रहा है। अब मैं मान लो उस उच्च लेवल पे हूँ, तो मैं नीचे लेवल के विधायक वाले लेवल पे क्यों आऊँ? विधायक मुझे फोन करते हैं कि यार ये थोड़ा सा आप उनको बोल लो ना, ये काम है। तो मैं अपना लेवल फिर नीचे लेके क्यों आऊँ भाई? जब सीएम के साथ बैठता हूँ तो मैं विधायकों के साथ आऊँ? फिर मैं नहीं कि भाई मैं आज हाथ जोड़ता फिरूं कि वोट दो, और फिर मैं वो बात पूरी ना कर पाऊँ। अब जो मैं कर रहा हूँ मेरी खुशी से कर रहा हूँ, जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ। फिर मेरी ड्यूटी हो जाती है कि इस मेरी विधानसभा के अंदर स्कूल है, पानी की व्यवस्था है, वो सारा का सारा एक्यूरेट सही होना चाहिए, तब तो मेरा विधायक बनने का फ़ायदा है। हम अब ज़्यादातर विधायक कौन बनते हैं? किसी के मर गया वहाँ बैठने चले गए, शादी है वहाँ कार्ड देने चले गए। उनको प्रोजेक्ट बनाना आता ही नहीं, चाहे वो दिल्ली का विधायक क्यों ना हो। ये प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता कि यहाँ पे ये खाली जगह पड़ी है, इसको स्टेडियम का रूप दिया जाए, इसमें इतना खर्चा, इतना ये लगेगा, बच्चे खेलेंगे, इतनी ऐसा कोई विधायक एमपी एमएलए करता ही नहीं है, जबकि ये काम करना चाहिए। मतलब वही है सर, समाज सेवा भी फ्री स्टाइल करना चाहते हो आपकी कॉमेडी के जैसे, कि जब मन किया जहाँ किया मैं करूँगा, जहाँ ज़रूरत है वही करूँगा। सर आपने इतने बड़े बड़े शोज़ करे, आप स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हो, आपने बॉलीवुड मूवीज़ करी, इतने अच्छे एंटरटेनमेंट जोन को छोड़ करके आपने गांव के अंदर एक पहला ऐसा एक सैनिक स्कूल बनाया जहां पर एनडीए की तैयारी कराते हैं। तो सर ये एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से ये अचानक ये स्कूल खुलाने का आप में क्या आया? देखो सर, गरीब आदमी के पास अचानक पैसे आ जाए ना, वो मतलब हर गड्डी में गिन गिन के 5 नोट फाड़ लेता है ना। तो अब सुबह भी शो हो रहा है, शाम को भी शो हो रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं जितने कभी देखे नहीं थे, जितने कभी सोचे नहीं थे। तो मुंबई में ना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है, घर ले लिया, फ्लैट ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, किराए पे दे दिए, चाहे कितने बड़ा स्टार क्यों ना हो, इसके अलावा वो नहीं था। तो मैं ऐसा चाह रहा था, पहला तो इच्छा थी कि यार ऐसा कोई काम करें जिससे रोजगार पैदा हो, है ना। तो कल को हम भी हमारे चलाए हुए रोजगार से काम करके अपनी दाल रोटी कमा सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उससे खाना खा सकती है। और रोजगार की जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेंगे तो इज्जत होगी। तो मेरे गांव में टीवी, आपको पता है मैंने बताया था नहीं, तो मेरे गांव वालों को कैसे पता लगे कि मैं टीवी में आता हूँ, फिल्मों में आता हूँ। इतना बड़ा स्कूल देख के कहेंगे भी हाँ यार आता ही होगा। तो एक तो पैसे आ गए थे, तो मेरे को ऐसे लगा कि यार ये सही है, रोज़गार पैदा हो, बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम बने, मेरे गांव की पहचान बने, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और कहीं ना कहीं तो वो पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं। तो मैं फिल्म लाइन में भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे रोल करना तो आता था, पर प्रोडक्शन क्या होता है वो चीज़ की मुझे जानकारी नहीं थी, और मैं कोई भी बिजनेस कर नहीं पाता, मैं उसमें जानकार नहीं था। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करना चाहता हूँ, और वही करता हूँ। अब स्कूल का हमने पैटर्न चेंज किया है, द गुरुकुलम स्कूल के नाम से। तो उसमें हम IIT, PMT, नीट, JEE की भी तैयारी कराते हैं मिलिट्री के साथ साथ। तो सर ये मतलब फ्री रहता है एक NGO टाइप में, या एक जैसे स्कूल होते हैं जैसे गांव में एक स्कूल खोले जाते हैं? NGO टाइप ही रहता है, NGO के अंडर में चलता है ये स्कूल। NGO के अंडर में अब जो बड़े स्कूल है ना, पिलानी है, इंदौर है, देहरादून है, तो वहाँ वो स्कूल का समझ लो 6 लाख रुपए से फीस शुरू होती है जी। वो हमारे वहाँ लगभग 40% लगता है, 2.5 लाख रुपए पूरे साल का। उनका रहना, ड्रेसें, कपड़े, बुक्स, फिर सारे गेम्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग रेंज, तीर अंदाजी, हॉकी एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, हर वो 50 बीघा का कैंपस है, और पूरा मतलब AC है, क्लासरूम भी, हॉस्टल भी। तो सारी एक छोटी मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है ना,
वो होता है। बच्चे सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक कोई ना कोई एक्टिविटी उनके करते रहते हैं। बेसिकली आपने सर एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए कि ऐसा एक हब बना दिया जहाँ पर वो हर तरीके की एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। हमारे 27 स्टेट के बच्चे आते हैं, MP, UP, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, हाँ हर स्टेट के बच्चे आते हैं। तो सर फिर भी इसका आइडिया आपको कैसे आया कि यार मैं चलो ये शुरुआत कर। इस ऐसे था मेरे दिमाग में शुरू में कि कभी भगवान ने मौका दिया तो स्कूल बनाएंगे, और फिर ये मौका मिल गया लाफ्टर शो के बाद। तो फिर वो 1 साल जब हो गया था मुझे टीम आते, तो वो ज़मीन खरीदी, उसके बाद प्लानिंग चली स्कूल की। तो फिर धीरे धीरे आप जैसे भाई पढ़े लिखे बहुत मिले जो गाइड करते गए, अब ट्रस्ट बना लो, अब ये मान्यता ले आओ, अब फिर ये, तो वो धीरे धीरे स्कूल तक पहुँच गए। तो कभी सर आपको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए? मैंने लिया नहीं सर, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल के पैटर्न पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लिया आपने? हाँ, मैं जब ये सैनिक स्कूल के पैटर्न पे बना रहा था तो उसमें NOC लेनी पड़ती है राजस्थान की। तो जिला शिक्षा अधिकारी बोले यार इस तरह का तो कभी आया ही नहीं मेरे जीवन में केस। कलेक्टर बोला मुझे भी नहीं पता। तो मैं करते करते, मुख्यमंत्री थे उस टाइम अशोक गहलोत, उन तक पहुंच गया था। मगर जी ये मैं सैनिक स्कूल के पैटर्न पे जैसे चित्तौड़गढ़ में वैसे बना रहा हूँ, तो NOC चाहिए उसकी। तो वो बोले क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्लियर करना है। बताया उनको भी ऐसे ऐसे पूरा 50 बीघा का कैंपस होगा, बच्चे बोर्डिंग रहेंगे और स्टडी करेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी। और वो बोले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको जयपुर में लागू करो, मैं ज़मीन देता हूँ आपको। मगर नहीं जी, मैंने मेरे गांव में बनाना है, वहाँ बहुत दिक्कत आएगी आपको, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कैसे सर्वाइव करोगे। मगर जी मैं गांव से निकला था तो मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थे, फिर भी मैं कलाकार बना हूँ ना। तो जब स्कूल बन जाएगा तो सड़क भी आ जाएगी, बिजली भी आ जाएगी। बिल्कुल। श्रीमत पांडे जी थे चीफ सेक्रेटरी वहाँ, तो श्रीमत पांडे जी ये कलाकार मोदी मानने वाले नहीं है, कोई सिलेट दे दो। तो मुझे वहाँ भी 1 मरबा ज़मीन दे रहे थे। फिर हमारे वहाँ जयपुर में हनुमानगढ़ में कलेक्टर आए मुग्धा सिन्हा जी, उन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा सुना तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ हनुमानगढ़ शहर में आपको ज़मीन अवेलेबल करवा देते हैं। पर मगर नहीं, मैं बनाना मेरे गांव में ही है। शुरुआत मेरे गांव से ही करनी है जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, वहीं की तरक्की करनी है। तो सर कभी आपने ये भी सोचा है कि इसको मैं एक, जैसे आपका गांव है ऐसे इंडिया में और भी ना जाने कितने गांव है, वहाँ पर भी एक इसका मैं ब्रांच खोलूँ? सर अभी तो मतलब काफ़ी लोगों के ऑफर भी आए कि हम यहाँ करना चाह रहे हैं। तो अब वो मैं, ऐसा तो है नहीं मेरे को कोई इनकम का लालच है कि मैं इसको जोधपुर में भी खोल दूँ, वहाँ भी खोल दूँ, वहाँ भी खोल दूँ। बस मेरे गांव को डेवलप करने के हिसाब से इच्छा थी, वो मैंने कर दिया। अब बाकी मैं अब स्कूल संभालता फिरूँ कि मैं बाकी दुनियादारी देखूँ। लोगों को हंसाऊँ, दिहाड़ी भी तो बनानी है, दिहाड़ी भी तो करनी है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके इतना मज़ा आया है ना इस पूरे पॉडकास्ट में कि लगा ही नहीं कि आपके साथ बैठ के 2 घंटे कब गुजर गए। और आपकी बातें इतनी मज़ेदार, छोटी छोटी बातों में आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन रखते हो ना सर कि ना हंसी आते हुए भी हंसी आई जाती है, कैसा ही मूड ख़राब हो हंसी आ जाती है। तो सर जाते जाते आज की जनरेशन के लिए आप भी कुछ ऐसा ही मैसेज कि वो ना स्ट्रेस ले जल्दी से, ना परेशान हो, जैसे आप हंसते रहते हो अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ऐसे। सर आपके जीवन में पहचान होती है आपके कर्म से। आप उसके लिए ना थकिए ना रुकिए। जिस दिन रुक गए, थक गए, आप कोई काम नहीं करोगे तो आप की कोई पहचान नहीं है इस दुनिया में। काम करोगे तो लाइफ अपने आप आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। क्योंकि शरीर को जितना ताड़ के लोगे ना, उतना ही ये आपके ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा आपको साथ देगा। और शरीर के साथ अगर आपने अन्याय कर लिया, आलस कर लिया, इसको अच्छे सुला रहे हो, अच्छे खिला रहे हो, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। और हमारी बातचीत, हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा, मेरे जीवन से क्या सीखने को मिला, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके तो अपने स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, और हमारे इस लिंक को आपके उन रिश्तेदार दोस्तों तक भी पहुँचें जो हमारी बातों से कुछ सीख के और अपना जीवन में सफल हो सकें। धन्यवाद। और सर एक वो छोटा सा नीचे होता है ना बटन, जो बटन होता है सर, वो भी हम लोग को आप सब्सक्राइब करें और आपको नए पॉडकास्ट की तुरंत सूचना मिल जाए। इसलिए घंटी का बटन भी दबा दें और शेयर करें, सबको जागरूक करें। धन्यवाद।